हेलो टू एवरीवन, दिस इज मुकुल शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज डेट है 8 मई 2022 और आज पेपर हुआ है आरबी असिस्टेंट मेंस का। सो मेरा पेपर पड़ा था मेरठ में। और कैसा मेरा एग्जाम हुआ है, इजी था, मॉडरेट था, क्या लेवल था पेपर का, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस एंड मेरे कितने अटैम्प्ट हुए हैं वो मैं सब शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट बैक टू द पेन एंड पेपर मोड। सो गाइज, सबसे पहले जो सेक्शन खुला था वो खुला था रीजनिंग का। और रीजनिंग में पजल थी, मतलब बहुत सारी पजल थी, 4 से 5 पजल के आसपास थी। और पजल का जो लेवल था वो इस तरीके से था कि इसमें से 2 पजल तो ऐसी थी कि बैक टू बैक डेटा आपका दिया हुआ था और आराम से बंदे बैठ जाएंगे आपके। और ये वो वाली पजल थी, जैसे एक थी इसमें आपका एम जी एम क्लैरिकल, ये सारे होते हैं आपको, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वो आपके बैक टू बैक आराम से बैठ जा रहे थे, आपको कोई इशू नहीं होगा। और क्योंकि वैसे ये पजल दिखने में ऐसे मतलब इस तरीके से लगता है कि यार बहुत सारे बंदे हैं और बिठाने पड़ेंगे, तो जो इस तरह की पजल थी वो आपकी आराम से हो जाएंगी। तो एम जी एम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पजल ईजी थी, आराम से हो जाएगी। फिर एक होता है कि 8 या 7 शायद 8 बंदे थे, वो नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ फेस कर रहे हैं। तो जब ये नॉर्थ और साउथ हम देखते हैं तो हम थोड़ा सा इस चीज़ को बनाने से अवॉइड करते हैं, लेकिन ये पजल बहुत ज़्यादा ईजी थी। इसमें बैक टू बैक एक के बाद एक डेटा दिया हुआ था और तुम्हें केसेस बनाने की भी जरूरत नहीं है, बैक टू बैक आपके बंदे बैठते रहेंगे। 2 पजल ये हो गई। तीसरी पजल में क्या था कि आपके आई गेस 5 से 6 मेंबर थे, जो हाइट वाइज उनको अरेंज करना था। 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उनको अरेंज करना था। ये सबसे बड़ा था, ये सबसे मतलब उसकी जो हाइट थी वो सबसे कम थी। हाइट या एज इनमें से कुछ एक फैक्टर था। तो इसमें क्या था कि इसमें जो पजल बनाने में कोई इशू नहीं है, इसमें 2 या 3 केस बनने थे, लेकिन बहुत जल्दी आपके वो हो रहे थे कट, वो फटाफट आप उसको बना सकते थे। बनाने के बाद इसमें जो क्वेश्चन थे ना वो थोड़े ट्रिकी थे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आसान था कि इनमें से लेट्स से यहाँ पे अगर ई बैठा है तो ई के नीचे कितने बंदे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके 3 बंदे, 3 आंसर हो जाएगा। लेकिन जो आगे के 3 सवाल थे, उन 3 सवाल में क्या दिया हुआ था कि अगर इसकी और हाँ, इस वाली पजल में इसका वेट दिया हुआ था, वेट मुझे याद नहीं है, कुछ 49 या समथिंग कुछ दिया हुआ था। अब उसने बोला था कि जो सबसे हैवीएस्ट है और जो सबसे लाइटेस्ट है, वेट के ऊपर थी पजल ये, जो सबसे हाईएस्ट वेट का है और जो सबसे लोवेस्ट वेट का है, इन दोनों का सम दिया हुआ था, और ये वाला बंदा प्राइम नंबर वेट का होना चाहिए। तो इस तरीके से सवाल, आपके 3 सवाल फ्रेम किए हुए थे, तो थोड़ा सा ट्रिकी था ये। बट हाँ, अगर आप इसको अटैम्प्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा इसमें, बट पजल ठीक ठाक था, मतलब मॉडरेट लेवल का मैं इसको बोलूँगा। और इसके बाद आपके मिसलेनियस में 5 आपके श्लोक थे, और श्लोक के बाद डायरेक्शन सेंस नहीं था उसमें, एंड ब्लड रिलेशन था। हाँ, तो ब्लड रिलेशन हो सकता है ईजी हो, बट मैंने वो अटैम्प्ट नहीं किया। तो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट जो रहे हैं रीजनिंग में वो रहे हैं 29। फिर आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो आपका मिसलेनियस वाला जो आपका पोर्शन था, चाहे वो आपका पी क्यू आर एस को आपको अरेंज करना हो, या फिर मतलब पी क्यू आर एस था कि एक एक सवाल का, जैसे कि पी क्यू आर एस, ये 4 सेंटेंस दिए हैं, वो नीचे दिया था कि क्यू पी आर एस ये होगा या फिर क्या होगा। ऐसे ऐसे आपके 2 या 3 सवाल थे, ऐसे ऐसे आपके 2 या 3 सवाल थे। और इसके बाद आपका एक पूरा पी क्यू आर एस आ रखा था 5 सवालों का, जिसमें कि आपके बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं और उनको अरेंज करना होता है, वो 5 सवाल के वो थे आपके। देन इसके बाद पैसेज आ रखे थे 2, जिसमें कि एक पैसेज था, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं कहूँगा कि इजी लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन जो उसके सवाल थे वो आराम से अटैम्प्ट हो रहे थे। पैसेज था एल्बेट्रोस के ऊपर, कि जो आपका एल्बेट्रोस पक्षी होता है उसके एक्सटेंशन के ऊपर था, कि कैसे जो एक डिफरेंट एजेंसी है उस पर कैसे किस हिसाब से दे आर वर्किंग, और एल्बेट्रोस का फीचर क्या होता है, कहाँ वो किस मौसम में वो उड़ के यहाँ से वहाँ जाते हैं, और क्लाइमेट चेंज का उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर था वो। इसमें आपके 7 से 8 सवाल होंगे आई गेस, इसमें कि 2 आपके वोकैब के थे, और बाकी आपके जो होते हैं कि विच वन इज़ ट्रू, और इस तरह में सिंपल था वो। आप अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाओगे तो पैसेज थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, इतनी भी दिक्कत नहीं थी, बट हाँ हो सकती है, लेकिन आप क्वेश्चन आराम से विल बी एबल टू अटैम्प्ट दो सवाल। फिर उसके बाद जो आपका दूसरा पैसेज था यार, वो मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मतलब मैंने उसको रीड भी नहीं किया, बट मुझे उसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ लग रही थी और मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था, तो मैंने उसको आई लेफ्ट दैट। बट मैंने उसमें से 2 क्वेश्चन आपके जो वोकैब वाले थे वो मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद आपके क्वेश्चन थे कि मिस स्पेल्ट वाले जो होते हैं, कि इसमें से कौन सा कंटेक्चुअल या फिर मिस स्पेल्ट होगा, उस तरीके से सवाल होता है। तो टोटल मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट हुए हैं 34 हुए आई गेस। यार 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। बाकी मैं एक बार जो मैंने फ़ोटो ली थी अपने हाथ में, मैंने लिख लिए थे सारे सवाल, मैं देख के एक बार दोबारा यहाँ पे आई विल एडिट दीज
क्वेश्चंस अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो, ठीक है। तो 34 मेरे इसमें अटैम्प्ट हुए हैं। दैन मैथ्स में जो DI थी, DI सिंपल थी, मतलब सिंपल से क्या मतलब है कि आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन क्या था कि उसमें जो सवाल थे काफ़ी बड़े बड़े थे। जैसे मान लो अगर 5 सवालों की DI है तो उसमें से 2 सवाल तो आप कहते थे आप आराम से, जो आपने पूरा एक सपोज कोई एक पूरी DI आपने सोल्व करी लेट से, तो DI में से आपके डायरेक्ट ही सवाल आपको थे 2 सवाल, लेकिन जो बाकी के 3 सवाल थे ना वो काफ़ी ट्रिकी थे और लेंदी थे। तो इसलिए मैंने DI पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। और जैसे कि मैं एक CGL का एस्पिरेंट हूँ, SSC का एस्पिरेंट हूँ, तो मेरी अर्थमेटिक वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो मैंने जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन आ रखे थे, वर्ड प्रॉब्लम आ रखी थी, मैंने उनको टैकल किया। तो मेरे मैथ्स में 28 या 29 इतने अटैम्प्ट हुए हैं। अभी मैं चेक करके आई विल अपडेटेड कि मतलब क्या था, फोटो में से मैं देख के बता दूंगा। देन GS, तो यार GS में अब जैसे क्या होता है कि 14 अटैम्प्ट सब में करने होते हैं, ये RBI का रूल है। मुझे नहीं पता इस बार फॉलो होगा या नहीं होगा, लेकिन लास्ट ईयर ये रूल था कि 14 सेक्शन कट ऑफ सबकी थी। तो मेरे को जो इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन आते थे वो शायद 12 के आसपास कुछ सवाल आते थे। तो मैंने इसमें काफ़ी गैस वर्क किया है। तो अब पता नहीं है इसमें मेरी सेक्शन क्लियर होगी या नहीं होगी, देखते हैं। तो मैंने इसमें 30 अटैम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन अगर मैं लेवल बताऊं GS का, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 दिन थे, क्योंकि मेरा 20 तारीख को SSC CGL का प्री एग्जाम था, तो मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं था। और 21 तारीख को मेरे को पता चला कि मेरा RBI असिस्टेंट मीन्स के लिए मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। तो 15 दिन में मुझे सब कुछ निपटाना था। तो उस हिसाब से यार जो मैंने क्या मंथली वगैरह पढ़ी या कुछ भी, बट मैंने अप्रैल की डेली वाली की थी, और अप्रैल में से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं थे, 3 या 4 सवाल होंगे अप्रैल में से। बाकी क्वेश्चन ईजी सवाल थे GS के, जो स्टैटिक काइंड ऑफ आते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं था जिसने IPS PO का पेपर दिया होगा या फिर SBI PO का पेपर दिया होगा उसको पता होगा कि यार उसमें से तो मतलब हार्डली यू विल बी एबल टू डू 6 या 8 सवाल SBI PO या फिर IPS PO के टाइम पे जो सवाल आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप आराम से, मेरे हिसाब से 20+ तो हर कोई इंसान आराम से टिक मार सकता है जिसने अच्छे से GS पढ़ी होगी। जैसे मतलब जो हम रेगुलर पढ़ते हैं, मंथली का 3 से 4 बार रिवीजन, डेली वाली रिवीजन, ये सब चीज़ें, क्विज जिसने अच्छे से मारी होंगी आराम से हो जाएगा। अब कंप्यूटर यार इजी आया हुआ था। इसमें जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, देखो 20 से 25 सवाल तो तुम्हें ऐसे दिखेंगे कि जो तुम किसी भी PDF से पढ़ते हो, वहाँ से पढ़ते हो, आपका आ जाएगा डायरेक्ट 25 सवाल आराम से कर सकते हो। लेकिन उसके ऊपर के जो सवाल थे आपको थोड़ा थोड़ा एलिमिनेशन से यू कैन डू इट, और एलिमिनेशन से सवाल ना बहुत ज़्यादा ईजिली हो रहे थे। तो मैंने इसमें 37 अटैम्प्ट किया हुआ है। और इसमें जो बाकी के मैं कहूँगा 7 से 8 सवाल ही थे जो थोड़े से मतलब इंटरनेट बेसिस पे थे, जो मतलब थोड़ा डीप हो जाता है ना सवाल जो होते हैं डीप, तो उस तरीके से थे। तो यार ये मेरे अटैम्प्ट, बाकी देखते हैं क्लियर होगा नहीं होगा। और सेक्शनल तो यार बस मेरा, मुझे GS का डर है, अगर ये निकल जाए मेरी तो मेरा बाकी में तो मुझे लगता है कि मेरा सही अटैम्प्ट है। बाकी देखते हैं, अगर रिजल्ट आएगा आई विल शेयर माई रिजल्ट। और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा नीचे कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं और आपको किस हिसाब से ये लेवल लगा। थैंक यू गाइज़।